दोस्तों एक पैनिक मोमेंट आ गया है स्टॉक मार्केट में या फाइनेंशियल मार्केट में जब से यील्ड कर्व इन्वर्जन हुआ है 2022 में। तो दोस्तों यील्ड कर्व इन्वर्जन क्या एक डर का माहौल क्रिएट कर रहा है? तो डरना मना है दोस्तों, ये कैप्शन है आपके इस चैनल का। तो हमें समझना होगा कि यील्ड कर्व जब इन्वर्ट होता है तो उसके क्या क्या इंप्लीकेशंस होते हैं, क्या क्या पॉसिबिलिटीज होती हैं। जब हम सब्जेक्ट के बारे में समझते हैं तो हमारा जो फियर होता है, जो हमारा डर होता है, वो काफी सबसाइड हो जाता है और हम कूल माइंड से एक्शन को लेते हैं अपने पोर्टफोलियो के प्रति स्टॉक मार्केट में। तो आज इस जीरो टू हीरो के ट्यूटोरियल में यील्ड कर्व होता क्या है, सारी बातों को हम सीखेंगे और इस वीडियो को पूरा देखने के बाद शायद आपको कोई यील्ड कर्व से रिलेटेड कंफ्यूजन नहीं रहेगा लाइफ में दोस्तों। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए नोटिफिकेशन के लिए, ताकि आप हमेशा अपडेटेड रहें। तो दोस्तों यील्ड के कर्व की तरफ बाद में बढ़ेंगे, उसके पहले समझते हैं कि बॉन्ड यील्ड क्या होता है। जब हम इस बॉन्ड यील्ड को समझ जाते हैं तो चीजें आसान हो जाती हैं उस कर्व को समझना। अब दोस्तों बॉन्ड यील्ड क्या है, बहुत सिंपल तरीके से इसे हम समझ सकते हैं कि अगर आपने ट्रेजरी बॉन्ड में 1,000 रुपए निवेश किए हैं, मतलब आपने लेंड किया है गवर्नमेंट को 1,000 रुपए, किसी भी डेट इंस्ट्रूमेंट में आपने लेंड किया है और उसके ऊपर में आपको जो इंटरेस्ट मिल रहा है, यील्ड मिल रहा है, वो 10% है। तो अगर आप उसके यील्ड को उसके बॉन्ड के प्राइस से डिवाइड कर देंगे तो वो बॉन्ड यील्ड हो जाएगा दोस्तों। तो यील्ड इज इक्वल टू कूपन अमाउंट डिवाइडेड बाय प्राइस। ये गेम क्या है दोस्तों फॉर्मूले में? न्यूमरेटर वर्सेस डिनोमिनेटर। इसका मतलब जब बॉन्ड की प्राइस ऊपर जाएगी, क्योंकि बॉन्ड भी पब्लिकली ट्रेड होते हैं, तो बॉन्ड की प्राइस जब ऊपर जाएगी तो यील्ड गिरेगा और जब बॉन्ड की प्राइस नीचे आएगी तो यील्ड बढ़ेगा। फॉर एग्जांपल आपने 1,000 रुपए का निवेश किया बॉन्ड के प्राइस पर और उसकी यील्ड है 10%। वो बॉन्ड अगर गिर के 900 रुपए का हो गया तो आपका यील्ड 10% से अधिक होगा ना, क्योंकि करंटली बॉन्ड जो ट्रेड हो रहा है वो 900 पे ट्रेड हो रहा है। अब दोस्तों बॉन्ड प्राइस के ऊपर में इंटरेस्ट रेट का, जो इकोनॉमी में इंटरेस्ट रेट चल रहा है, उसका क्या इंपैक्ट होता है। हम आए दिन सुनते रहते हैं कि इन्फ्लेशन को कंटेन करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए फेड अपना रेट हाइक कर रहा है, इंटरेस्ट रेट हाइक होने वाला है और 2022 में इन्फ्लेशन काफी बड़ा है हिस्टोरिकली, तो उसके लिए कई ट्रांचेस में रेट हाइक किए जाएंगे। ये सभी आप जानते हैं, न्यूज़ सुना होगा आपने। बॉन्ड रेट होते हैं, उसके कई डिटर्मिनेंट्स हैं, कई फैक्टर्स हैं जो बॉन्ड प्राइस को अफेक्ट डालते हैं, जैसे उसकी फेस वैल्यू है, कूपन रेट है, मैच्योरिटी, कितना समय बाकी है मैच्योरिटी में, तो ये सारी चीजें इफेक्ट डालती हैं। लेकिन सबसे ज्यादा जो इफेक्ट डालती है दोस्तों वो है इंटरेस्ट रेट, क्योंकि फैक्टर जो है इंटरेस्ट रेट वाला कि इकोनॉमी में किस रेट पे पैसा उपलब्ध है, ये सबसे ज्यादा इंपैक्ट करेगा। और इसीलिए दोस्तों जब भी इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो बॉन्ड की प्राइस में गिरावट आने की संभावना हो जाएगी। When the interest rate rises, the prices of the bonds in the market will fall, thereby raising the yield of the older bonds, जो बॉन्ड्स पहले इशू किए गए हैं, and bringing them into the line with the नए बॉन्ड्स जो इशू किए गए हैं उनके एट पार लाने के लिए बॉन्ड यील्ड कर्व की पीछे में थ्योरी क्या है। तो थ्योरी बहुत सिंपल है दोस्तों। यील्ड कर्व जो होता है वो क्या रेफर करता है कि करेंटली हम ट्रेजरी बॉन्ड के ऊपर में कितना रिटर्न कमा रहे हैं, जो भी डेट इंस्ट्रूमेंट है उसके ऊपर में कितना रिटर्न कमा रहे हैं। अलग अलग मैच्योरिटी पीरियड के बॉन्ड्स होंगे, 3 मंथ्स के होंगे, 1 मंथ के होंगे, 6 मंथ्स के होंगे, 1 ईयर के होंगे, 2 ईयर के होंगे, 10 ईयर के होंगे, 30 ईयर्स के बॉन्ड होंगे। तो उनमें
ये यील्ड को रिप्रेजेंट करता है। दूसरा दोस्तों, यूएस ट्रेजरी बॉन्ड को अगर देखें तो वो इंस्ट्रूमेंट्स आज 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने और 1, 2, 3, 5, 7, 10 एंड 20 एंड 30 ईयर्स के अवेलेबल है। ये नॉर्मल टाइम है मेच्योरिटी का। तो इंटरेस्ट रेट जो भी बॉन्ड पे होता है या यील्ड जो भी बॉन्ड रेट पे होता है वो दो मेन फैक्टर को रिफ्लेक्ट करता है। पहला कि फेडरल फंड के रेट क्या है और दूसरा कि मार्केट का फ्यूचर में एक्सपेक्टेशन क्या है रिटर्न्स का। अब यहां पर व्हाट इज यील्ड कर्व इन्वर्जन। अब बात हो रही है यील्ड कर्व इन्वर्जन की, तो इसको सिंपल शब्दों में अगर हम समझें तो फॉर एग्जांपल आप बैंक में अगर जाते हैं और आपने बैंक मैनेजर से बात की कि मुझे 10 साल के लिए फिक्स डिपॉजिट आपके बैंक में डालना है, तो बैंक मैनेजर ने बोला कि मैं आपको 10 साल के फिक्स डिपॉजिट पे 7% इंटरेस्ट रेट दूंगा। तो आपने बोला ठीक है, लेकिन फिर आपने पूछा उससे बैंक मैनेजर से कि मुझे अगर 10 लाख रुपए डालने हैं, उसमें 5 लाख मैं 2 साल के लिए डालना चाहता हूं और 5 लाख रुपए 10 साल के लिए फिक्स डिपॉजिट डालना चाहता हूं, तो इंटरेस्ट रेट क्या रहेगा। तो बैंक मैनेजर ने बोला 10 साल में हम 7% देंगे, लेकिन 2 साल में हम 5% देंगे। तो आपने बोला कि ठीक बोल रहा है, क्योंकि अगर मैंने लंबे समय के लिए पैसा दिया है तो मेरी आशा और एक्सपेक्टेशन क्या रहेगी कि मुझे ज्यादा रिटर्न्स मिलना चाहिए। यहां तक तो बात सही है, लेकिन अगर बैंक मैनेजर ये बोले कि 10 साल के पीरियड में मैं 5% दूंगा और 2 साल के पीरियड में 7% दूंगा, तो आपको ऑकवर्ड नहीं लगेगा। यील्ड कर्व इन्वर्ट तब होता है जब लॉन्ग टर्म मैच्योरिटी वाले बॉन्ड में जब यील्ड घटने लगता है और शॉर्ट टर्म में के करीब आने लगता है, तो उसे फ्लैटनिंग ऑफ द कर्व बोलते हैं। और जब ये उल्टा हो जाता है, मींस 2 साल के पीरियड में यील्ड बढ़ जाता है 10 साल के कंपैरिजन में, तो वो यील्ड कर्व इन्वर्ट हो जाता है। तो सिंपल शब्दों में अगर हम बोलें कि when the yield, a long term yield of the treasury bond becomes lesser than the short term treasury bonds, it's a yield curve inversion. अब दोस्तों, price of long term bonds will rise and yield will fall. ऐसी सिचुएशन में आप देखेंगे कि बॉन्ड की प्राइस बढ़ती है। अब आप सोच रहे हैं ये इन्वर्जन होता क्यों है। अगर एक जनरल पब्लिक में एक फियर है और एक आशा की जा रही है कि आने वाले समय में रिसेशन आएगा, तो आप क्या करेंगे दोस्तों, इक्विटी मार्केट से पैसे को निकाल के आप सेफ हेवन इन्वेस्टमेंट बॉन्ड में पैसे को डाल देंगे। तो बॉन्ड की प्राइस ऊपर जाने लगेगी, यील्ड घटने लगेगा। और जब इकोनॉमी में कोई रिसेशन का खतरा नहीं रहता है, तो पीपल गिव एक्सपोजर टू इक्विटी मार्केट। तो इक्विटी मार्केट में फंड ज्यादा जाता है, डिमांड वहां ज्यादा क्रिएट होती है, इक्विटी मार्केट ऊपर जाता है एंड बॉन्ड प्राइस विल फॉल। तो मैं आशा करता हूं यहां तक तो आपको क्लैरिटी आ रही है। दोस्तों, अगर सेशन को एंजॉय कर रहे हैं तो आप वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अब दोस्तों, ये समझना जरूरी है कि फियर ऑफ रिसेशन का जो खतरा होता है, जो डर होता है, जो डर मंडराता है दुनिया भर में, तब जाके यील्ड कर्व इन्वर्ट होता है, क्योंकि उस समय पे शॉर्ट टर्म बेसिस पर जो बॉन्ड का टेन्योर है उसमें यील्ड जो है वो अधिक हो जाता है और लॉन्ग टर्म में कम हो जाता है, क्योंकि लोग बॉन्ड को बाय करने लगते हैं। तो बॉन्ड की प्राइस ऊपर जाएगी, यील्ड नीचे हो जाएगा। अब दोस्तों, गुड न्यूज क्या है। गुड न्यूज ये है कि जब भी यील्ड कर्व में इन्वर्जन होगा तो ऐसा कभी नहीं होता है कि आज यील्ड कर्व में इन्वर्जन हुआ और कल से बेयर मार्केट शुरू होगा या रिसेशन तुरंत आ जाएगा। ऐसा कभी नहीं होता है दोस्तों। तो ये एक अच्छी न्यूज है कि एक लीडिंग इंडिकेटर है जो हमें इनफ टाइम देता है प्रिकॉशन लेने के लिए अपने इक्विटी पोर्टफोलियो में और अपने डिसीजन को एक मैच्योर तरीके से बनाने में, ताकि हम उस खतरे को जो मंडरा रहा है उसको प्रॉपर तरीके से टैकल कर सके। अब दोस्तों, नॉर्मल यील्ड कर्व कैसा नजर आएगा। नॉर्मल यील्ड कर्व आपको ऐसा नजर आएगा। मतलब ये आप देखिए, एक्स एक्सिस के ऊपर में मैच्योरिटी पीरियड है, मींस टाइम टू मैच्योरिटी है, और वाई एक्सिस में आपको यील्ड दिखाया गया है। तो जितना लंबे पीरियड के लिए डालेंगे
तो यहाँ वर्टिकल आप ऊपर ले जाएंगे तो आपको यील्ड अधिक नजर आएगा, और शॉर्ट पीरियड के लिए आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो यील्ड कम नजर आएगा। इट्स वेरी नॉर्मल। अब इन्वर्टेड यील्ड कर्व कैसा दिखाई देता है? तो वो दिखाई देता है इस तरीके से। ये हो गया मेच्योरिटी एक्स एक्सिस पर, तो इसका मतलब इस पीरियड में, शॉर्ट पीरियड में यील्ड अधिक है और लॉन्गर ड्यूरेशन में यील्ड घटने लगता है, तो कर्व जो है इट स्टार्ट्स फॉलिंग। दैट इज व्हाट इज कॉल्ड इन्वर्टेड यील्ड कर्व। अब दोस्तों यील्ड कर्व जो है इसे एक अच्छा इंडिकेटर माना जाता है आने वाले समय में रिसेशन को असेस करने के लिए, कि एक पॉसिबिलिटी बनती है कि अगर यील्ड कर्व इन्वर्ट हुआ है तो एक खतरा महसूस हो रहा है दुनिया भर में, तभी तो बॉन्ड प्राइस, बॉन्ड का यील्ड जो है वो घट रहा है, बॉन्ड की प्राइस ऊपर जा रही है। अब यहां पर देखें दोस्तों कि अगर हम 10 ईयर और 3 मंथ स्प्रेड को देखें, मींस 10 साल के मेच्योरिटी पीरियड का जो यूएस ट्रेजरी यील्ड है और 3 मंथ्स के पीरियड का जो ट्रेजरी यील्ड है, 1962 से मैं डेटा आपको दिखा रहा हूं दोस्तों। आप यहां देखिए, जब भी यील्ड कर्व इन्वर्ट हुआ है तो उसके बाद में ये रिसेशन आया है। ग्रे कलर की लाइन जो है ये रिसेशन को इंडिकेट करती है। देखिए यहां पर यील्ड कर्व इन्वर्ट हुआ, रिसेशन आया, यील्ड कर्व इन्वर्ट हुआ, ये रेड कलर इन्वर्जन पीरियड को इंडिकेट कर रहा है, रिसेशन आया, रिसेशन आया। यहां पर देखिए 2000 में हम सभी जानते हैं .com बबल, बहुत बड़ा बेयर मार्केट भी आया था, और यहां पर आप देखें तो फिर रिसेशन आया, 2008 का हम जानते हैं। और फिलहाल रिसेंट टाइम में अगस्त 2019 में जब यील्ड कर्व इन्वर्ट हुआ था, तब आपके चैनल में वीडियो भी बनाया गया था कि 6 से 9 महीने में एक रिसेशन की संभावना हो सकती है, और उसी के अकॉर्डिंगली बेयर मार्केट 2020 का आया। तो एक चीज दिमाग में रखना है जितने भी स्टॉक मार्केट के बिगिनर्स हैं या फाइनेंशियल मार्केट के बिगिनर्स हैं, कि पहले यील्ड कर्व इन्वर्ट होता है, उसके बाद बेयर मार्केट की शुरुआत होती है, और उसके बाद रिसेशन आता है। क्रोनोलॉजी इस तरह से चलती है। इसका मतलब यील्ड कर्व इन्वर्जन एक लीडिंग इंडिकेटर है जो इंडिकेट करता है कि आने वाले समय में बेयर मार्केट आ सकता है, और जब बेयर मार्केट आता है तो बेयर मार्केट अपने आप में एक लीडिंग इंडिकेटर है जो इंडिकेट करता है कि आने वाले समय में रिसेशन आने की संभावना है। जैसा मैंने बोला कि यील्ड कर्व इन्वर्ट हो गया है, इसका मतलब नहीं है कि आज इन्वर्ट हुआ कल से बेयर मार्केट चालू हो जाएगा या रिसेशन आ जाएगा। तो यहाँ पे लैग टाइम होता है। तो एक पिक्टोरियली देखते हैं कि 1978 से जब जब भी यील्ड कर्व इन्वर्ट हुए हैं तो रिसेशन आने में कितना वक्त लगा है। इससे हमें एक आइडिया लगेगा कि हमारे पास नॉर्मली कितना वक्त रहता है जहां पे हमको प्रिकॉशनरी मोड में रहना चाहिए एट अ माइंड लेवल। अगर हम इस चार्ट को देखें तो ये इंडिकेट कर रहा है जब अगस्त 1978 में यील्ड कर्व इन्वर्ट हुआ था तो 16 मंथ्स लगे थे रिसेशन को आने में। वहीं सितंबर 1980 में जब यील्ड कर्व इन्वर्ट हुआ था तो 10 मंथ्स लगे थे आने में, और जब दिसंबर 1988 में इन्वर्ट हुआ यील्ड कर्व तो 18 मंथ्स लगे थे, और जून 1998 में जब इन्वर्ट हुआ तो 33 मंथ्स लगे थे, और जनवरी 2006 में जब हुआ तो 22 महीने के बाद वो एक हिस्टोरिकल रिसेशन आया 2007-2008 का, हम सबकी मेमोरी में है, जो बड़ा ड्रेडेड था। और उसके बाद अगस्त 2019 में जब हुआ तो 20 महीने करीब लगे रिसेशन आने में। स्टॉक मार्केट में बेयर मार्केट फरवरी में आ गया था, तो बेयर मार्केट पहले आया, रिसेशन बाद में आया, जो कोविड के टाइम से मैच करता है दोस्तों। अब यहां पर हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि प्रोबेबिलिटी क्या है 2022 में बेयर मार्केट आने की। तो प्रोबेबिलिटी असेसमेंट जो है, सिंपल यील्ड कर्व इन्वर्जन ये इंडिकेट नहीं करता है कि बेयर मार्केट आएगा। कई बार क्या होता है कि यील्ड कर्व जो है जीरो लाइन को किस करके वापस चला जाता है पॉजिटिव टेरिटरी में, नेगेटिव टेरिटरी से पॉजिटिव टेरिटरी में चला जाता है। तो यहां पर यह समझना है कि न्यूयॉर्क फेड ने प्रोबेबिलिटी जो दर्शाई है, अलग अलग समय पे दर्शाई है 1959 से, और रीसेंट टाइम में जो अभी हम देख रहे हैं कि फ्लैटनिंग ऑफ द कर्व हुआ और 1 अप्रैल को वो इन्वर्ट भी हो गया, तो यहां पर अभी 6% का केवल खतरा है बेयर मार्केट रिसेशन आने में, केवल 6% का खतरा है एज पर एनवाई फेड।
कई मॉडलिंग की गई है, कई मॉड्यूल तैयार किए गए हैं। उनमें से एक मॉड्यूल जो है, जो यील्ड कर्व किस एक्सटेंट तक इन्वर्ट हुआ है वर्सेस क्या परसेंटेज प्रोबेबिलिटी है बेयर मार्केट की, रादर हम तो बोलेंगे रिसेशन की, क्योंकि बेयर मार्केट पहले आएगा। तो यहां पर आप देखिए, ये टेबल में अगर देखें तो अगर यील्ड कर्व में स्प्रेड मींस 10 ईयर के यील्ड कर्व में, 10 ईयर के कांस्टेंट मैच्योरिटी बॉन्ड में और 3 मंथ्स के कांस्टेंट मैच्योरिटी यील्ड में अगर स्प्रेड जो है वो पॉजिटिव में है, 1.21 है, मतलब काफी करीब आ गया है, काफी करीब आ गया है दोस्तों। तो इसका मतलब है कि 5% का खतरा है, जो आज की सिचुएशन में फेड ने इसीलिए, न्यूयॉर्क फेड ने इसीलिए 6% का खतरा बताया है। अब वही जब स्प्रेड घट के और कर्व फ्लैटन हो जाएगा तो 0.67 हो गया स्प्रेड, तो 10% का खतरा हो जाता है। अब इस तरह से ये बढ़ता रहता है, और जब ये इन्वर्ट हो जाता है मींस -0.17 हो जाता है स्प्रेड, तब खतरा हो जाता है 30% का रिसेशन आने का। और मैक्सिमम खतरा जैसे जैसे बढ़ता जाता है, यहां पर आप देखिए कि 70% प्रोबेबिलिटी बन जाती है रिसेशन आने की, जब यील्ड कर्व में इन्वर्जन हो जाए और वो स्प्रेड जो है -1.46 का हो। 10 ईयर वर्सेस 3 मंथ्स की बात कर रहा हूं दोस्तों। अब यहां पर आप देखिए 90% का खतरा बन जाता है जब 2.4% का स्प्रेड हो जाता है। इसका मतलब कि 3 महीने में जो आपको यील्ड मिल रहा है, दैट इज हायर बाय 2.4% देन 10 ईयर यील्ड। एट दैट केस द 90% प्रोबेबिलिटी है कि रिसेशन आने की संभावना बनती हुई नजर आ रही है। अब दोस्तों, स्टॉक मार्केट वर्सेस यील्ड कर्व इन्वर्जन, ये समझना बहुत जरूरी है। तो अगर यहां पर देखें तो ये S&P 500 वर्सेस यील्ड कर्व दिखाया गया है। अगर यहां ध्यान से देखें तो इसे प्लॉट किया गया है लॉन्ग स्केल के ऊपर में, क्योंकि हम लॉन्ग टर्म की बात कर रहे हैं। अगर आप जीरो टू हीरो के सारे प्लेलिस्ट के ट्यूटोरियल देख रहे हैं तो आपको पता होगा कि कब हम अरिथमेटिकल स्केल यूज करते हैं, कब लॉग स्केल यूज करते हैं चार्ट के ऊपर में। रेड कलर लाइन जो है वो इंडिकेट कर रही है कि यील्ड कर्व जो था वो इन्वर्ट हो चुका था। तो आप देखिए, जैसी यील्ड कर्व इन्वर्ट हुआ तो वहां पर रिसेशन आया, यील्ड कर्व इन्वर्ट हुआ, रिसेशन आया, यील्ड कर्व इन्वर्ट हुआ। तो ये ग्रे कलर के जो वर्टिकल लाइंस हैं, ये रिसेशन के पीरियड को इंडिकेट कर रहे हैं। तो लैग टाइम आप देख सकते हैं, यहां पर इन्वर्शन काफी पहले हुआ, रिसेशन काफी बाद आया, यहां पर हुआ बहुत जल्दी आया। 2020 में देखेंगे तो रिसेशन इन्वर्शन के करीब 6 से 7 महीने के बाद आ गया था दोस्तों। अब दोस्तों, स्टॉक मार्केट लैग टाइम के दौरान, क्योंकि दोस्तों यहां पर ये पैनिकी है, बहुत सारे लोग की कंफ्यूजन में आ जाते हैं, क्या मुझे सारे पैसे को स्टॉक मार्केट में जो मेरा पोर्टफोलियो है कैश में आ जाना चाहिए। तो दोस्तों ये समझना जरूरी है कि लैग टाइम काफी बड़ा है। इन्वर्जन के बाद में अगर रिसेशन आता भी है या स्टॉक मार्केट बेयर मार्केट में जाता भी है तो लैग टाइम बहुत ज्यादा है, और उस लैग टाइम में कई बार हम एक अच्छे रिटर्न को मिस कर सकते हैं। इसलिए समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप देखिए, अगस्त 2019 में जब इन्वर्ट हुआ कर्व में, तो बेयर मार्केट ने टॉप जो बनाया वो 19 फरवरी 2020 में बनाया। इसका मतलब डिले कितना था? करीब करीब 5.8 मंथ्स का डिले था, 175 डेज का, और उस पीरियड में स्टॉक मार्केट ने 2.8% का रिटर्न दिया। बहुत अट्रैक्टिव रिटर्न नहीं था। लेकिन अगर वहीं 2006 की बात करें तो मार्केट ने पीक बनाया 2007 के अक्टूबर में, और ये 614 डेज के बाद में मार्केट का पीक आया, और उस दौरान में मार्केट ने 22% का रिटर्न दिया। अब उसके बाद जब फरवरी 2000 में यील्ड कर्व इन्वर्जन हुआ तो मार्केट ने टॉप कब बनाया? मार्च 2000 में ही बना दिया दोस्तों। तो ये केवल 49 डेज के बाद में बना दिया,
करीब 1.6 ईयर्स में बना दिया, और लेकिन उस पीरियड में भी मार्केट ने 11% का रिटर्न दिया। 1998 में 6.6% का रिटर्न दिया, 1998 में 88 में 34% का रिटर्न दिया, 80 में 13% का रिटर्न दिया, 1978 में 14.5% का रिटर्न दिया। तो इस टेबल से समझ में यह आता है कि यील्ड कर्व इन्वर्जन के बाद में हमें प्रिकॉशन तो लेना है, लेकिन इसका तात्पर्य यह नहीं है कि हम सारे पैसे को कैश में लाके बैठ जाएंगे, क्योंकि काफी लैग टाइम बड़ा होता है, और उस लैग टाइम के दौरान में कई बार मार्केट फिनोमिनल रिटर्न एज हाई एज 34%, 22% का भी दे सकता है। अब यहां पे दोस्तों हमें करना क्या चाहिए? ये तो हो गया यील्ड कर्व इन्वर्जन को कैसे इंटरप्रिटेशन करना, क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है बेयर मार्केट आने की या रिसेशन आने की, तो हमें करना क्या चाहिए? अब क्वेश्चन यहां पे ये आता है, तो बहुत सिंपल है दोस्तों, स्टे फोकस्ड, पैनिक में नहीं आना है दोस्तों। सबसे बड़ी बात है, हमें क्लोजली मॉनिटर करना है यील्ड कर्व को, खास करके 10 ईयर 2 ईयर यील्ड स्प्रेड को एंड 10 ईयर 3 मंथ्स यील्ड स्प्रेड को, और साथ में क्लोजली ट्रैक करना है इंडियन स्टॉक मार्केट के बेंचमार्क इंडेक्स को एंड ग्लोबल मार्केट के वेरियस मार्केट्स के इंडेक्स को, ताकि हम समझ सकें कि क्या दुनिया भर में स्टॉक मार्केट में हलचल हो रही है, कहीं डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न तो नहीं बन रहा है। अब इसके बाद आता है कि सभी स्टॉक को हमें बेचने की जरूरत नहीं है, लेकिन यस, हर स्टॉक की एनालिसिस करने पे एक थ्रेशोल्ड रिस्क पे ले आना है, ताकि अगर मार्केट में ऐसी सिचुएशन आती है, अगले 6 महीने में आए, 9 महीने में आए, ये तो कोई भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकता है। तो हमें मार्केट में तब तक बने रहना है मेरे अनुसार, जब तक डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न टेक्निकल एनालिसिस के आधार पे आप एनकाउंटर नहीं करते। तीसरा दोस्तों, हमेशा क्वालिटी स्टॉक पे फोकस करना है ऐसे मार्केट सिचुएशन में जहां रिसेशन का खतरा मान रहा है, यील्ड कर्व इन्वर्ट हो चुका है और स्टॉक मार्केट में मेजर पुल बैक हुआ है। अब ये पुल बैक है या बेयर ट्रैप है, ये कहना मुश्किल होता है। तो हमेशा क्वालिटी बिजनेस के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करें, जिस कंपनी में लो डेट है, प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है, पॉजिटिव कैश फ्लो है, फंडामेंटल्स स्ट्रॉन्ग है, वैल्यूएशन सही है, और टेक्निकल चार्ट इस बात को कोरैबोरेट कर रहा है, इस बात को सपोर्ट कर रहा है। तो हाइब्रिड एनालिसिस अप्रोच हमें अडॉप्ट करनी होगी, जिसमें फंडामेंटल्स एंड टेक्निकल्स दोनों का समावेश होगा। अब इसके बाद दोस्तों, रिजिड तरीके से रिस्क मैनेजमेंट एंड मनी मैनेजमेंट हमें करना होगा। वी कैन नॉट अफोर्ड टू एक्सपोज अवर कैपिटल टू अ रिस्क बियॉन्ड सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम। It is a thumb rule that my capital at any point of time should not be exposed to the risk more than 10% of my total capital. अगर मेरा 10 लाख रुपए का कैपिटल है, तो अगर सारे के सारे पोर्टफोलियो के 10 के 10 स्टॉक लॉस, 10 के 10 स्टॉक्स में स्टॉप लॉस ट्रिगर होता है, तो हमें लॉस 10% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, मतलब 1 लाख रुपए से ज्यादा नहीं होना चाहिए अगर हमारा टोटल कैपिटल 10 लाख रुपए का है। इसके अलावा दोस्तों, असेस करना बहुत जरूरी है कि समय समय पे जो पुल बैक्स हो रहे हैं मार्केट में, बड़े स्ट्रॉन्ग पुल बैक्स हो रहे हैं इंडियन स्टॉक मार्केट में या फिर ग्लोबल स्टॉक मार्केट में, यूएस स्टॉक मार्केट में, नैस्डैक में, S&P 500 में, निफ्टी में, फुटसी में, डैक्स में, तो ये कहीं एक बेयर ट्रैप तो नहीं है। और अगर ये बेयर ट्रैप है, तो दोस्तों कहीं ना कहीं टेक्निकल एनालिसिस में मल्टीपल कॉन्फ्लुएंस से आपको उसके इंडिकेशन मिलने की संभावना है। और अगर आप यील्ड कर्व को भी ट्रैक कर रहे हैं, ग्लोबल मार्केट को ट्रैक कर रहे हैं और डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न को फोकस तरीके से देख रहे हैं प्राइस चार्ट में, तो आपको ये कहीं ना कहीं पता लगेगा कि ये वक्त आ गया है जहां पे फर्दर रिस्क मैनेजमेंट को टाइटन करना है, स्ट्रिंजेंट करना है, ताकि हम एक बड़े लॉस से बच सकें और मेजर ड्रॉडाउन जो होता है मार्केट में उससे अपने आप को बचा सकें। क्योंकि स्टॉक मार्केट में री एंट्री करना इज ऑलवेज मच चीपर देन टू रिमेन in the stock market, when especially the drawdown can extend to the extent of 55-57%, what we have seen in 2008 or even in 38% in 2020. So there has been a several bear. I am not talking about 1929 bear market jahan par erosion was to the tune of something around 90%.
मैं आशा करता हूं दोस्तों कि जीरो टू हीरो के इस ट्यूटोरियल ने आपको काफी हद तक यील्ड कर्व के बारे में क्लैरिटी आई होगी। और आपको अगर वीडियो प्रेजेंटेशन पसंद आया है तो इस वीडियो को ढेर सारे लाइक कीजिए दोस्तों, और आपके कमेंट्स का हमें कमेंट सेक्शन में हमेशा रहता है इंतजार दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें एंड बेल आइकन को इनेबल कर दें नोटिफिकेशन के लिए, ताकि आप हमेशा अपडेटेड रहें। देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। फिर मिलेंगे दोस्तों अति शीघ्र।